जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम की घड़ियां बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दिलों की धड़कनें भी बहुत ही तेज से बढ़ रही हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दिसंबर 2023 में 12 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। अभी तक हम लोग जो है ज्योग्राफी के एमसीक्यू कर रहे थे, और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग वो जो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस का सेशन चालू किए हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। जो है कई जो है स्टूडेंट के मैसेजेस और कॉल आते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और इसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इसी बीच में काफ़ी जो है हमें नोटिस मिले, काफ़ी जो है व्हाट्सएप कॉल और आए, व्हाट्सएप से आए, और साथ ही साथ नॉर्मल कॉल आए कि सर जो है फर्स्ट पेपर को लेकर कुछ जो है हमें बता दिया जाए। फर्स्ट पेपर को लेकर एक तरह से देखा जाए तो बच्चों में फोबिया सा बन गया है कि फर्स्ट पेपर जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, इसी कारण मेरा हो नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ भी करने से आपका जो है ये प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाला है, बल्कि बार बार क्या करना पड़ेगा आपको, उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो अब तो टाइम बहुत ही कम है। वैसे तो हम इस बार सोचे थे कि फर्स्ट पेपर जो 10 यूनिट है उसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टाइम बिल्कुल भी हम लोगों के पास नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ तो आप लोगों के लिए करना ही है। जैसे कि आप लोग इतना जो है मानते हैं हमको, तो हम भी जो है चाहते हैं कि आपका नेट हो, जेआरएफ हो, यानी कोई भी जो स्टूडेंट जितने भी हैं सबका जो है नेट जेआरएफ हो। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो जब हमने यूजीसी दिया था तो उस टाइम मेरे फर्स्ट पेपर में जो है जब मेरा जेआरएफ हुआ था मास्टर्स में ही, तो उसमें मेरे जो है यूजी फर्स्ट पेपर में कुल टोटल आउट ऑफ 50 में 38 क्वेश्चन सही हुए थे। तो हमने काफ़ी जो है अच्छी पकड़ बनाई थी अपने फर्स्ट पेपर पे, जो कॉमन पेपर होता है, क्योंकि मुझे पता था कि फर्स्ट पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके जेआरएफ कराने में, आपको जेआरएफ जो है होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको जो है जो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, जैसे आपके टीचिंग्स हो गए, रिसर्च हो गए, आपके कम्युनिकेशन के यूनिट हो गए, आईसीटी के यूनिट्स हो गए, इन्वायरमेंट के यूनिट्स हो गए, इस पे कुछ जो है एक एक घंटे का लेक्चर डाला जाए, ताकि आप लोगों को जो है पूरा तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं ना, तो आपके पास उतना टाइम ही पढ़ने का, क्योंकि इसका भी सिलेबस थोड़ा अगर हम एक डिटेल वे में पढ़ेंगे तो जो है क्या होने वाला है, बहुत ही लंबा जाने वाला है। आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेपर जो भी जब मैं पेपर दिया था तो मेरा जो टेक्निक्स अपनाई थी उसमें ये है कि फर्स्ट पेपर में कुछ यूनिट्स ऐसे हैं, जैसे टीचिंग की बात किया जाए, रिसर्च की बात किया जाए, या ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ में आप इसको अप्लाई करेंगे तो तो देखा जा रहा है कि फर्स्ट पेपर में आपको क्या करना है कि टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, कम्युनिकेशन, इन सब के यूनिट्स में जो कीवर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कीवर्ड्स को पकड़ने में, क्योंकि कीवर्ड्स इंग्लिश में ज़्यादा पकड़ में आते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इतने भी, अगर आप जेआरएफ दे रहे हैं, यूजीसी दे रहे हैं, तो इतना भी आपका इंग्लिश नहीं वीक होना चाहिए कि आप चीज़ों को भले पढ़ ना पाए, लिख ना पाए, लेकिन कम से कम समझ तो पाए ही, पढ़ तो पाए ही इंग्लिश। तो अगर फर्स्ट पेपर आप बाईलिंगुअल रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड कहने में बहुत ही सरलता है, बजाय कि उसको कहा जाए शिक्षण अभिक्षमता। तो आप इतना ही करना है आपको कि आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे। आप जो है अपने ढर्रे पे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी बुरी भाषा, भाषा कोई बुरी नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। तो जो है हमने कुछ जो है टॉपिक चूज किए हैं जहाँ से मैं देखा हूँ, मेरा जो एनालिसिस व्यू रहा है। तो उस टॉपिक को हमने शामिल किया है और हम लोग एक एक करके देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लगाएंगे इसी में। और ये सेशन पूरा का पूरा एक सवा घंटा का होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और एक घंटे में जो भी आपको मिलेगा, आपको आपके लिए एग्जाम में वो क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि हम फिर दोबारा बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर के लिए दो चीजें अपनानी है। सबसे पहले कीवर्ड्स को पकड़ना है, आप रट नहीं सकते हैं फर्स्ट पेपर को। और दूसरा पकड़ना है एलिमिनेशन मेथड यूज करना है आपके अपने पेपर में, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो है वन लाइनर क्वेश्चन हटा दिए गए हैं लगभग। मतलब 50% देखा जाए तो वन लाइनर आते हैं, 50% आपके जो है कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 4-5 ऑप्शन होते हैं। एक भी ऑप्शन अगर आपको सही या गलत लगता है तो तुरंत ऑप्शन में जाइए और वहां पर उसको एलिमिनेट कीजिए। इसी से आप जो है अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जहां तक मेरा दावा है, आप लोग फर्स्ट पेपर में मोर देन 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी क्या करते हैं, स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी वहां पे चारों ऑप्शन नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको एक भी ऑप्शन समझ में आता है तो तुरंत आपको क्या करना है, ऑप्शन में आकर उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, जो कि आपका टाइम भी बचाएगा और आपकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगे हैं
जो जिस विद इन टाइम के अंदर उसको हमने जो है तैयार किया है, और आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से। आज जो है जो पहला यूनिट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टीचिंग देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे, ऐसे करके हम 4-5 लेक्चर इस पे देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही शार्ट होगा, बहुत ही आपको स्मार्टली बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या होता है इसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो अगर देखा जाए रिसर्च क्या होता है, ठीक है, तो सिंपल वे में कहा जाए रिसर्च क्या होता है, तो रिसर्च एक क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, जो चीजें हमेशा कंटिन्यू वे में क्या होती रही हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। तो रिसर्च एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो आपके कुछ न्यू फैक्ट्स होते हैं उसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं, यानी कोई जो नया तथ्य है उसकी खोज करते हैं, या जो ऑलरेडी पहले से फैक्ट्स दिए हुए हैं, यानी जो ओल्ड फैक्ट है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ भैया ये सही है या गलत है, ठीक है। तो यही क्या काम करते हैं, रिसर्च में हम काम करते हैं। कोई चीज नई बनाई या गई है तो भी क्या है, रिसर्च ही तो है। या कोई पुरानी चीज है, अगर हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये वही चीजें हैं, तो भी वो क्या है, आपका रिसर्च ही है। कुछ भी आप कर रहे हैं तो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, उसमें रिसर्च में ही आ जाएंगी। तो वहां पर दो चीजों को ध्यान में रखना है कि एक प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस शब्द मैंने आपको बता दिया तो कीवर्ड हो गया इसका। कहीं भी रिसर्च की डिफिनेशन पूछी जाए, अगर वहां पे प्रोसेस लगाओ तो समझ लो कि ये दूसरे ऑप्शन की तुलना में ज्यादा सही होगा, भले ही आपकी रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो रिसर्च एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो है नए फैक्ट की खोज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोविड-19 आया और हमने क्या बना दी, कोरोना दवाई बना दी। तो हमने रिसर्च किया ना, कोरोना दवाई बना दी, तो ये कोरोना की जो मेडिसिन है ये क्या हो गया, ये न्यू फैक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर न्यू फैक्ट की खोज कर दी। और बहुत सारे रिसर्चरों ने क्या किया होगा कि जो है कोरोना दवाई बनाई गई, तो इस पे भी रिसर्च किया होगा कि क्या ये सही में कोरोना की ही दवाई है या किसी और की जो है ट्रीटमेंट की दवाई है। अगर वो भी रिसर्च करके सामने ले आते हैं फैक्ट कि नहीं, प्रूव कर देते हैं कि ये कोरोना की ही दवाई है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया ओल्ड फैक्ट। यानी ओल्ड फैक्ट को हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, वैलिडिटी प्रदान कर दी कि नहीं ये उसी की क्या है, कोविड की दवाई है। तो जो नए फैक्ट की खोज करते हैं वो भी आपका रिसर्च है, और जो ओल्ड फैक्ट है उसको हम वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं, वो भी आपका एक क्या है, रिसर्च है। तो फर्स्ट ऑफ ये हो गया रिसर्च की, रिसर्च जो है कि क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। दूसरा है, बात करते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अब जो है काउंट नहीं कर सकते, इतने प्रकार के होते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। बस आप लोगों को कीवर्ड पकड़ना है। पहला जो रिसर्च का प्रकार है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको बोलते हैं वर्णनात्मक शोध। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली डिस्क्राइब व्हाट इज, यानी कोई चीज कैसा है, ठीक है। यदि किसी चीज के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी चीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का आप चेंज नहीं कर रहे हैं, वो कैसा है उसी को जानने का आप क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी के बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो कैसा रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। यानी डिस्क्राइब कर देना, किसी चीज का वर्णन कर देना। जैसे आपसे कहा गया ये बुक लीजिए और बताइए किसका क्या काम है, आपने बता दिया कि मैथमेटिक्स की बुक है, ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है, इसमें जो है ऐसी प्रकार के नॉलेज दिए गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप केवल डिस्क्राइब चीजों को कर रहे हैं, कुछ आप किंतु परंतु ये सब नहीं बता रहे हैं कि कोई चीज क्यों है, कैसे है, बस ये क्या है, वो चीज के बारे में जो उल्लेख करता है उसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। यानी आपके कंट्रोल में वो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमें उसमें किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं करना होता है। कोई चीजें जैसी होती हैं वैसे उसको क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसमें कीवर्ड हो गया कि जो चीज जैसे रहेगी उसको उसी रूप में डिस्क्राइब करेंगे, किसी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। और इसमें जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है। तो अनकंट्रोल होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, आपके इसमें कंट्रोल में नहीं होता। ये भी क्या हो गया है, कीवर्ड्स हो गया। कहीं पर भी अगर आपसे पूछा गया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, 5-6 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें दे दिया गया कि इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं या अनकंट्रोल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनकंट्रोल होते हैं। आप लोग समझ हो गए होंगे, आई होप कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, उसको उसी वे में डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। एक रिसर्च होता है आपका एनालिटिकल रिसर्च। तो जैसे कि शब्द सही यहाँ पता चल रहा है कि एनालिटिकल मतलब किसी चीज को क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए। एनालाइज करेंगे कि कोई चीज है तो कैसे है, क्यों है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन द अदर हैंड डील्स विथ व्हाट विल बी, यानी कोई चीज क्या है, कैसे होगा, या क्या जो है या क्यों होगा, जो ये चीजें बताता है वो होता है आपका एनालिटिकल रिसर्च।
एनालिटिकल रिसर्च एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, ठीक है। तो वहां पर और अच्छे से क्लियरिफाई होगा आपके पास कि एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है। अभी ये सब हम चीजें नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पर जो लिख दी गई हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। बस केवल आप इतना जानिए कि एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि कोई चीज कैसे होगा, क्यों होगा, और साथ ही साथ चीजों को कहीं पर अगर हमें एनालाइज करने का काम करना होगा तो वहाँ पर किस प्रकार का रिसर्च होगा, एनालिटिकल रिसर्च होगा। अगला देखते हैं। अगला है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पर हम देखेंगे कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है और फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। तो अप्लाइड जैसे कि नाम है, अप्लाइड का जो होता है यानी जो चीजों को क्या करे, अप्लाइड करते हैं, यानी अप्लीकेबिलिटी जिसपे होती है। जैसे आपने कोई रिसर्च किया तो अब उसको कहीं पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। देख व्यवहारिक अपने व्यवहारिक जो है दैनिक जीवन में क्या करते हैं, किसी रिसर्च को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमने देखा कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, जो है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। तो एक प्रकार का ये रिसर्च हो गया। अब इसको हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं कि हाँ, अगर किसी चीज को हम ढकेलते हैं या बस में बैठते हैं तो अचानक से झटका क्यों लगता है, कि बस आगे बढ़ती है तो हमको पीछे की तरफ जो है क्या करते हैं कि जो है धकेलती है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल है। तो अब इस चीज को हमने कहाँ पे अप्लाई करके देखा, जैसे बस में देखा, ठीक है, या किसी दीवार पे हम हाथ मारते हैं तो यहाँ पर अप्लाई करके देखा। यानी जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसको जब आप व्यवहारिक जो है अपने दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जो है व्यवहारिक स्तर पर उसको अप्लाई करते हैं तो उस प्रकार के रिसर्च को क्या कहा जाता है, अप्लाइड रिसर्च बोला जाता है। यानी जो है अप्लाइड रिसर्च उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च आप लोग समझ गए कि क्या होता है। जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम कहीं पर अपने व्यवहारिक या दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं तो उस प्रकार का रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल रिसर्च, जिसको बोलते हैं जो है बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। ये एकदम बेसिक रिसर्च होता है, चाहे इसको बोलिए फंडामेंटल रिसर्च, चाहे बोलिए बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च क्या होता है, जब कोई ऐसा रिसर्च करते हैं जिसमें हम थियरी का फार्मुलेशन करते हैं, कोई नई थियरी बनाते हैं या कोई नया मॉडल बनाते हैं, तो इस तरीके का जो रिसर्च होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका कीवर्ड हो गया वो क्या हो गया, विथ फार्मुलेशन ऑफ थियरी एंड जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल। यानी कोई थियरी या मॉडल या प्रिंसिपल बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, तो वो आपका किस प्रकार का रिसर्च होता है, वो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च होता है। किसी भी आपके जो एग्जाम में अगर फंडामेंटल रिसर्च पूछा गया कि आप नई थियरी बना रहे हैं, नया मॉडल बना रहे हैं, तो किस प्रकार का नया रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज पे, तो किस प्रकार का रिसर्च होगा, वो होगा आपका फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक आपका क्वांटिटेटिव एंड दूसरा है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव जैसे कि जो है आपको शब्द से ही पता चल रहा है, मात्रात्मक अनुसंधान या मात्रात्मक रिसर्च। तो मात्रात्मक रिसर्च क्या होगा, जहां कहीं पर भी किसी भी प्रकार के रिसर्च में आपको क्वांटिटी काउंट करने की बात आएगी। जैसे कोई चीज किलोमीटर में है, मीटर में है, आपको वेट में दिया गया 1 किलो 2 किलो, इन सब सारी चीजों की डिग्री हो गई, स्केल की बात आ गई, ठीक है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या किसी साइज छोटा बड़ा। तो इस तरीके के अगर कहीं पर क्वांटिटी की बात आती है तो वहां पर जिस प्रकार का रिसर्च का प्रयोग होगा वो क्या होगा, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा। एक पहली विशेषता क्वांटिटेटिव रिसर्च की ये हो गई। दूसरी हो गई कि ये काफी हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। ये जो क्वांटिटेटिव आपकी रिसर्च होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि जो है अपना कुछ जो है जो नॉलेज होता है उसका उपयोग नहीं करते हैं। जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज किलोग्राम में है तो किलोग्राम में मेजर कर दिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में मेजर कर दिए। तो यानी इसका एक स्ट्रक्चर पता होता है, ये काफी क्या होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि हाईली क्या है, स्ट्रक्चर्ड होती है। ये भी क्या है, इसकी विशेषता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दूसरा है ये क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के क्वालिटी को चेक करने के लिए रिसर्च करते हैं। जैसे आपका हो गया एटीट्यूड, आपका हो गया बिहेवियर, आप जो है ऑनेस्ट हैं या डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है, आपके एथिकल वैल्यू क्या हैं। तो इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए जिस प्रकार का रिसर्च का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी गुणात्मक जो चीजों का प्रयोग करते हैं जो है जानने के लिए जिस रिसर्च का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं आपका जो है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। जैसे इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द करंट पैटर्न ऑफ डिमांड ऑफ कंपनीज एंड प्रोडक्ट, ठीक है।
तो वही ये आप किसी भी कंपनी का डिमांड प्रोडक्ट कैसे जान पाएंगे, तो आप देखेंगे कि कस्टमर का बिहेवियर कितना है, वो खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, वो डिमांड क्या कर रहा है। तो डिमांड करने के लिए क्या है, डिमांड को तो आप जैसे हमारा व्यवहार कैसा है, हम चीज़ों को लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं, तो ये प्रकार का क्या है, गुण है हमारा। और गुण को मापने के लिए जो रिसर्च किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। और ये काफ़ी क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि इसमें चीज़ों को पता नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार हो सकता है, अलग अलग नेचर हो सकता है, तो इसलिए ये काफी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, बल्कि क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि ये काफी क्या होती है। यही सब कीवर्ड जो आपको बता, इसीलिए आप लोग मैंने देखा है कि स्टूडेंट को जो हमसे मिलते हैं कि वो चीजों को पढ़ते समय यहीं पर बोरियत फील करने लगते हैं कि इतना सा लिखा हुआ है बुक्स में, ये सब चीजें नहीं देखनी है, आपको वहाँ कीवर्ड पकड़ना है। अभी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो यही आपको कीवर्ड मिलेगा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है क्या वो स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड, इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। तो यही कीवर्ड आपको क्या करने हैं, हमेशा ध्यान रखनी है। अगला है एक इंपीरिकल रिसर्च। ठीक है, इंपीरिकल रिसर्च क्या होता है, इंपीरिकल रिसर्च उस रिसर्च को कहते हैं जिसमें आप अपने केवल अनुभव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अनुभव का प्रयोग करके अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, यानी आप जैसे मान लीजिए जो है आप कह रहे हैं कि अगर कहीं पर बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, आपने अनुभव किया, इस पर कोई रिसर्च नहीं किया, लेकिन आपने अनुभव किया हुआ देखा हुआ है। तो ये क्या जैसे मान लीजिए सूर्य जो है सूर्य को देखकर हम दिशा का ज्ञान लगा लेते हैं, तो ये सब क्या है, ये इंपीरिकल रिसर्च है, आप जो है अनुभव से बता रहे हैं। तो जितने भी आप चीजों को अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे तो वो आपका कौन सा रिसर्च होगा, वो आपका होगा इंपीरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च है, रिसर्च के टाइप में जो है एक्सप्लोरेटरी वर्सेस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, एक होता है एक्सप्लोरेटरी, देखिए इसमें EXPLO है, एक्सप्लोर करना चीजों को, और एक है एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है, जैसे कि यहाँ शब्द में ही लगा हुआ है एक्सप्लोर, जब आप कोई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उसके लिए जो जिस प्रकार के रिसर्च का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं यूज टू क्रिएट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको जब बनाना होगा, अभी हम आगे देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। तो एक कीवर्ड आपको याद रखना है कि जब कभी भी हाइपोथेसिस आपको बनाना होगा तो वहां पर किस प्रकार के रिसर्च का प्रयोग करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रयोग करेंगे। और दूसरा आपका है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेन शब्द पे जाएंगे तो क्या होगा, एक्सप्लेन करना। किसी चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना है हूबहू, तो आप क्या करेंगे, उसमें किस प्रकार के रिसर्च का प्रयोग करेंगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस, यानी जब आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होगा, यानी तो वहां पर क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तो वहां पर प्रयोग किया जाएगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का। नेक्स्ट है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो अभी वहां पर आपको एनालिटिकल रिसर्च बताया जा रहा है उसी का पार्ट है। और एक्सपेरिमेंटल में क्या होते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना, यानी चीजों को आपको क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना। इसका सबसे अधिक प्रयोग जो है साइंस में किया जाता है। इसमें दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसमें हम जोड़ तोड़ करते हैं। जोड़ तोड़ करने का मतलब अपने तरफ से मैनिपुलेशन का कार्य करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका कोई प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे आपको अपने जो है सेल बढ़ाने है, ठीक है, और सेल बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा कि हम ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि ऐड से क्या है, सेल बढ़ता है कि नहीं। तो आपने ऐड किया, तो आपने ऐड किया तो ये क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अब अगर आप ऐड का प्रभाव, ऐड करने से मान लीजिए आपका सेल बढ़ गया, तो ये क्या है, इस पे प्रभाव दिख रहा है। तो जिस पे प्रभाव दिखता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आपने जोड़ तोड़ कहाँ किया, ऐड में किया, ना कि सेल में। सेल तो आप बढ़ा नहीं सकते थे, आपने किस पे जोड़ तोड़ किया, किस प्रकार के वेरिएबल पे, ऐड पे। और ऐड आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, जिसपे हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन का कार्य करते हैं और उसके बाद अपने रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। तो ये रहा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिसर्च के टाइम में, एक्शन रिसर्च, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक शोध। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है, एक्शन रिसर्च की जो कुर्टलेबिन थे, एक विद्वान का नाम था कुर्टलेबिन, ये भी कई बार पूछा गया है। तो कुर्टलेबिन ही विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था, एक्शन रिसर्च के बारे में खोज की थी।
एक्शन रिसर्च एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी याद रखना कि अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। एक्शन रिसर्च किसका पार्ट है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्टेटमेंट में ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि क्या एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, तो आपको हाँ कहना है यस, ये अप्लाइड रिसर्च का क्या है, पार्ट है। और एक्शन रिसर्च का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इमीडिएट सिचुएशन को जानने के लिए, यानी जहां पर जो तात्कालिक समस्या है उसको दूर करने के लिए, यानी जो त्वरित समस्या है जिसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, उसके लिए इमीडिएट सोल्यूशन के लिए, इमीडिएट सिचुएशन के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए जिस प्रकार के रिसर्च का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की एक और विशेषता है कि इसका नेचर क्या होता है, साइक्लिक होता है, यानी ये जहां से शुरू होती है लास्ट में वहीं पे आके खत्म हो जाती है। तो इसके यहाँ पर कई स्टेप होते हैं, वो स्टेप आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके 4 स्टेप होते हैं। पहले आप क्या करते हैं, प्लान कोई बनाएंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे यानी एक्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे, काम करने के बाद उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी उसको देखेंगे कि क्या सही है या गलत है, और लास्ट में वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट होगा, पता चलेगा कि हाँ हमारा काम हो चुका है या नहीं हो चुका है, और उसके बाद में ये फिर प्लान से शुरू हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले प्लान होगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, पहले क्या होगा, प्लान होगा, और प्लान के बाद क्या होगा, एक्ट होगा, एक्ट के बाद ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद फिर प्लान होगा। ये कम से कम 10 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक्शन रिसर्च साइक्लिक होता है, बिल्कुल होता है। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। एक्शन रिसर्च की खोज कोर्टेलेबिट ने की थी, बिल्कुल की थी। और ये साइक्लिक होता है, इसका क्या होता है, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस पूछेगा, प्लान एक्ट, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे प्लान होगा, फिर रिएक्ट एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्वेशन होगा, और फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये 4 प्रकार जो जो ये साइकिल चलता है एक्शन रिसर्च का, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला एक विशेष प्रकार का रिसर्च होता है जिसका नाम है हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च का प्रयोग ज्यादातर हिस्ट्री में किया जाता है, और जैसा कि हिस्ट्री में हम कैसे अध्ययन करते हैं, पास्ट इवेंट का अध्ययन करते हैं, यानी जो भूत में हमारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। और दूसरी इसमें एक विशेषता याद रखनी है कि इसमें किसी भी प्रकार के वेरिएबल पे मैनिपुलेशन का कार्य नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो घटना जो आप वेरिएबल्स आपके सामने हैं, तो वो क्या है, वो अभी आपके सामने नहीं बल्कि वो पहले क्या हो चुके हैं, घटित हो चुके हैं। जिसे हमें जो है रिसर्च करना है कि क्या जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ, कौन विजयी नहीं हुआ, तो इस पे क्या करेंगे, इस पे कोई आप चीज मैनिपुलेट कर पाएंगे, आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घटनाएं क्या हो चुकी हैं, बहुत ही अतीत में घट चुकी हैं, तो इसमें वेरिएबल में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो ये भी आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल रिसर्च में याद रखना है। अगला है एथनोग्राफिक रिसर्च। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसर्च है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से पूछा जाता है कि एथनोग्राफिक रिसर्च होता क्या है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च जो वो रिसर्च होता है जिसमें जो रिसर्चर होता है यानी जो पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, वो खुद अपने स्टडी एरिया में जाके उन लोगों के बीच में रह के और क्या करता है, वो खुद को फील करता है वैसा, और उस प्रकार का रिसर्च जो होता है उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। यानी आप अपनी पॉपुलेशन के बीच में जाते हैं, जैसे आपको पता करना है जनजातियों के बारे में कुछ, तो कि उनका रहन सहन कैसा, कैसे वो रहते हैं, कैसे अनुकूलन करते हैं अपने जो है नेचर के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि आप क्या करेंगे, तो आप जनजातियों के बीच में जाएंगे, वहां पर 1 महीना 2 महीना रहेंगे, फील करेंगे उनकी सारी चीजों को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को। यानी आप जब कोई रिसर्चर जब वो क्या करता है, पार्टिसिपेंट के बीच में जाके, यानी अपने स्टडी एरिया के बीच में जाके वहां पे रह के उसको अनुभव करके कोई आप जो है रिसर्च करता है, तो उसको बोला जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च। इसका ज्यादा प्रयोग कल्चर में, रिलीजन के ऊपर रिसर्च करने में क्या होता है, किया जाता है। तो ये आपके रिसर्च के कुछ क्या थे, टाइप्स थे। एक रिसर्च और होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी जो घटना घटित हो, अगर कोई जो है घटित हो गई है उसके बाद अगर आप फील्ड में पहुंचते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल इसमें अंतर ये होता है कि हिस्टोरिकल बहुत ही पुरानी घटनाओं को लेता है, और एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि अभी तुरंत कोई घटना घटी है, तो घटना घटने के बाद घटनास्थल पे आप पहुंचे, उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट किए। तो जैसे आप एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के बाद पहुंचे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको जाननी है। तो इस पे किस प्रकार का जो है रिसर्च प्रयोग करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन।
व्हिच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। ये कह रहा है कि कोई जो रिसर्चर है वो ये देखना चाहता है कि जो है मिड डे मील का जो है इफेक्ट देखना चाहते हैं किस पे, संस्था पे और बच्चों पे। जो किसी भी संस्था में जो मिड डे मील का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, उसका वहाँ की संस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो किस प्रकार का रिसर्च प्रयोग करेगा। ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो अभी देखेंगे कि आप जो है मिड डे मील कहीं स्कूल में चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो, ये घटना घट चुकी है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको देखना है कि इसका प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ रहा है। तो आप कौन सा रिसर्च का प्रयोग करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आप प्रयोग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हजारों साल पहले घटना तो है नहीं। तो यहाँ पर किस टेक्निक का प्रयोग करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल हो, डिस्क्रिप्टिव होगा नहीं कि बस आप गए जो है चीजों को डिस्क्राइब करना, आपको प्रभाव देखना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा 2 वेरिएबल होगा, और हिस्टोरिकल नहीं होगा क्योंकि घटना भी रिसेंट की है। अगला है कि इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसीडर्ड क्रिटिकल, ठीक है, यानी इसमें कौन सा जो सिचुएशन बताया जा रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो क्रिटिकल स्टेज में है, यानी वो सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है डेटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, सैम्पलिंग डिजाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस, या डेटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विथ टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस। तो इसमें आपको बताना है कि क्वालिटेटिव, अब जैसे अभी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च पढ़ के आया, लेकिन आप उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना चाहें तो आप अगर यहाँ स्मार्टनेस का यूज करेंगे तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वरना हमेशा आप पढ़ते रहेंगे परेशान रहेंगे कि ये तो मैंने कभी क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ा ही नहीं। आप सोचिए कि क्वालिटेटिव, पहली बात इसमें जितने भी क्वांटिटेटिव के ऑप्शन होंगे उसको तो हम काट देंगे, ठीक है। तो पहला देखिए कह रहा है कि डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, यानी आप डेटा का कलेक्शन बहुत ही हाईली टूल के माध्यम से करेंगे। तो ये काम किसमें करेंगे, ये क्वालिटेटिव में नहीं बल्कि किसमें करेंगे, क्वांटिटेटिव में। क्योंकि किसी प्रकार के जब डेटा होगा, डेटा की जब बात आ जाएगी, तो डेटा का जब कलेक्शन की बात आ जाएगी यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आ जाएगी, तो हमेशा क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव जो है रिसर्च रहेगा, ना कि क्वालिटेटिव। यहाँ पर आपसे क्वालिटेटिव पूछा, तो ये ऑप्शन तो आसानी से कट जाएगा। दूसरा है कि सैंपल डिजाइन जो करते हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आप इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सैंपलिंग पढ़े ही नहीं है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सैंपलिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है वो होता है क्वांटिटेटिव, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है क्वालिटेटिव। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सैंपलिंग डिजाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो प्रोबेबिलिटी किसके लिए होता है, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के लिए होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगला है कि डेटा कलेक्शन विथ बॉटम अप इंपिरिकल एविडेंस, और यहाँ पे कह रहा है कि डेटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विथ टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस। ये दोनों ऑप्शन लगभग क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन आपको अभी भी यहाँ पर एक कीवर्ड हमको दिखाई दे, अगर हमको करना होता तो उस कीवर्ड से इसको मैं पकड़ ले जाता, दोनों में एलिमिनेट करना है। देखिए 2 क्वेश्चन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, तो कितना आपके लिए आसान हो गया कि 50-50 का चांस बन रहा है। यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ विथ बॉटम अप है और यहाँ क्या है, टॉप डाउन है, ठीक है। तो पहली बात ये जानिए कि यहाँ पर एक शब्द दिया है इंपिरिकल एविडेंस। इंपिरिकल मतलब आप अपने अनुभव के आधार पे करेंगे। तो जब कोई चीज आप अपने अनुभव के आधार पे कर रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या चीजें होगी, क्वालिटेटिव। जैसे आप अपने अनुभव के आधार पे ही तो बता सकते हैं कि किसी को देख कर ही बता सकते हैं कि ये ईमानदार है या ये क्या है, ये बहुत ही जो है बेईमान है, या ये जो है नेचर वाइज सही है या इसका नेचर गलत है। तो ये क्या है, ये थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस से, कि आप कोई मेजरमेंट लगा देंगे, कोई टेक्निक्स टूल लगा देंगे तो आप बता देंगे कि नहीं बहुत बेईमान है, बहुत करप्ट इंसान है। या आपका बिहेवियर ही तो बताएगा, आपका एक्सपीरियंस ही तो बताएगा। तो आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंपिरिकल एविडेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में सोचना है और टेक्निक लगानी है। अगला एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट व्हाट अ व्यू टू एक्सप्लोर टू पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इनहेंस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम, दिस इंडीवर में बी रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ रिसर्च। ये कह रहा है कि एक स्कूल में जो है प्रिंसिपल और टीचर की मीटिंग होती है, और ये मीटिंग किस बात पे होती है कि हम हमारी जो भागीदारी है वो स्कूल में किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। पहली बात एक दिमाग में अपने ये जान लीजिए कि कोई रिसर्च का टाइप पूछ रहा है तो इसमें तो कोई रिसर्च क्या है, एक प्रॉब्लम है, उसी का सोल्यूशन हम दे रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कैसे उन लोगों के पास एक प्रॉब्लम है कि टीचर और स्टूडेंट मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे हमारी जो भागीदारी है ज्यादा से ज्यादा स्कूल में हो, तो एक प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किस प्रकार के रिसर्च का प्रयोग करेंगे? इवोल्यूशन रिसर्च का प्रयोग करेंगे, फंडामेंटल का रिसर्च प्रयोग करेंगे, एक्शन रिसर्च प्रयोग करेंगे, या अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करेंगे? तो आपके पास प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, तो आपको तुरंत क्या करने की जरूरत है? इसको सॉल्व करने की जरूरत है, कि मीटिंग बुलाई गई है इसकी टीचर और स्टूडेंट की। ठीक है, तो तुरंत प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने की जो बात आती है तो किस प्रकार के रिसर्च का प्रयोग करते हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्योंकि ऑप्शन में जो भी है उसमें भी आप निकाल सकते हैं कि ये किस प्रकार का रिसर्च होगा, एक्शन रिसर्च होगा। कि आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है, और उसको जब त्वरित प्रॉब्लम आई है और त्वरित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसका सीक्वेंस कैसा होता है, वो किस क्रम में होता है, क्योंकि आपको पता है एक्शन रिसर्च साइक्लिक होता है। ऑप्शन है रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व प्लान एक्ट, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, प्लान रिफ्लेक्ट ऑब्जर्व एक्ट, या एक्ट ऑब्जर्व प्लान रिफ्लेक्ट। तो पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसको एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिजल्ट आपके पास सामने आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। अब एक टॉपिक हो गया रिसर्च के टाइप से। ठीक है, जो नेक्स्ट, जो जहां से हर साल एक क्वेश्चन तो आपका आना लगभग लगभग क्या है, तय है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, अगर कोर देखा जाए रिसर्च का, तो वही है, वो है आपका रिसर्च स्टेप। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जो 10 ये दिए गए इसको सीक्वेंस से याद कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये भी नहीं जानना है कि इसके अंदर क्या है, बस आप अगर इसको सीक्वेंस से याद कर लेते हैं तो कभी 6 कभी 7 आपको दिया जाएगा एग्जाम में, और 7 8 की जब ऑर्डरिंग पूछी जाती है तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो रिसर्च स्टेप यानी रिसर्च अगर आप शुरुआत करते हैं तो कैसे कैसे आप रिसर्च करेंगे। तो पहला क्या है, पहला है प्रॉब्लम फार्मूलेशन, यानी पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी तो आप रिसर्च कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। दूसरा क्या है, लिटरेचर सर्वे, लिटरेचर सर्वे करेंगे, यानी साहित्य समीक्षा करेंगे। साहित्य समीक्षा क्या होता है कि क्या पहले हमें मान लीजिए प्रॉब्लम हो गई, तो अब उस प्रॉब्लम पे से रिलेटेड कोई मैटर हमारे पास है कि नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, लिटरेचर सर्वे, उसी को कहते हैं। तीसरा हो गया डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करेंगे। अभी आगे पता चलेगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। उसके बाद क्या करेंगे, चौथा स्टेप रिसर्च डिजाइन का काम करेंगे। रिसर्च डिजाइन देखा जाए तो एक तरह से ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब ये देखा जाए कि एक फ्रेम होता है जिसपे ये पता चलता है कि जैसे आपके पास प्रॉब्लम भी आ गई, जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रॉब्लम है, आप जानना चाहते हैं कि जो है, अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आप जैसे मान लीजिए जानना चाहते हैं कि जो वेगनर ने कहा कि जो प्लेटें होती हैं मूव करती हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई कि हम इस पे रिसर्च करेंगे। आपने बहुत सारा मैटर ढूंढ लिया, आपने हाइपोथेसिस बना लिया कि हाँ घूम रही है कि नहीं। तो अब उसके बाद का काम क्या करेंगे, डेटा कहाँ से लेंगे, डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, सैंपलिंग कौन सा करेंगे, ये सारे काम जो आपको करने हैं वो किसमें करने होते हैं, रिसर्च डिजाइन में। यानी एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया आपने, उसमें सारी बातें लिख दी कि हम ऐसे ऐसे स्टेप बाय काम करेंगे, उसी को बोलते हैं रिसर्च डिजाइन करना। ठीक है, जैसे आपने कहा कि डिजाइन हमने बना लिया है, अब बस कार बननी है तो कार की पहले डिजाइन तैयार की जाती है कि हाँ कहाँ व्हील लगेगा, कहाँ पर स्टीयरिंग लगेगी, कहाँ पर क्या लगेगा, कि पहले कार बना दी जाती है ना, डिजाइन तो तैयार की जाती है। और डिजाइन में क्या होता है, सारी चीजें पता होती हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या लगाना है, और एक 10 मिनट में पूरा कार बन के तैयार हो जाती है। मेन है डिजाइन बनाना। ठीक है, उसके बाद घर बनाते हैं तभी तो क्या करते हैं, डिजाइन, कि कहाँ पर आपका जो है बेडरूम होगा, कहाँ पर आपका जो है किचन होगा, कहाँ पर जो है आप जो है स्विमिंग पूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसर्च डिजाइन। स्विमिंग पूल नाम सुन के बहुत सारे लोग हंसे होंगे कि सर हमारे घर में तो स्विमिंग पूल ही नहीं है। बिल्कुल, मेरे घर में भी स्विमिंग पूल नहीं है। हमारा स्विमिंग पूल क्या होता है, गाँव का स्विमिंग पूल सबको पता होगा, उससे बढ़िया स्विमिंग पूल हमें नहीं लग रहा है कि कोई होता होगा। अगला है चॉइस ऑफ सैंपल डिजाइन। जब रिसर्च डिजाइन करेंगे तो रिसर्च डिजाइन के बहुत तरीके होते हैं, तो उसमें से कौन सा डिजाइन आप लेंगे, ये अगला स्टेप हो गया। उसके बाद डेटा कलेक्शन होगा, यानी डेटा आप कहाँ से लेंगे,
आप डेटा दो तरीके से ले आता है, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब आप खुद सर्वे करते हैं, खुद इंटरव्यू लेते हैं किसी का, ठीक है, तो या आप मेल से मंगवाते हैं किसी से, या इंटरव्यू खुद लेते हैं, तो ये सारी जो प्रोसेस होते हैं वो प्राइमरी रिसर्च होते हैं, प्राइमरी जो है डेटा कलेक्शन होता है। सेकेंडरी क्या होता है कि जैसे आप जो है न्यूज़पेपर से ले लिए, आप जो है टीवी के न्यूज़ से ले लिए, आप जो है और कहीं का डेटा उठा लिए, सरकारी गजट उठा लिए, सरकार का डेटा ले लिए, तो ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया, जिसमें आपने मेहनत नहीं की है, बस केवल क्या कर दिया है कि आपने वहां से डेटा बनाया उठा लिया है। डेटा कलेक्शन के बाद क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। डेटा एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, आपका रिजल्ट सामने आएगा, और रिजल्ट जब बन जाएगा तो आप एक क्या बना देंगे, रिपोर्ट तैयार कर देंगे। ये 10 स्टेप आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर 10 स्टेप आप याद करते हैं तो एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आपका रिसर्च का आना है, और ये क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि कोई क्वेश्चन होगा तो इसको हम लोग लगाएंगे। यहाँ देखिए, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर दिया है कि व्हिच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। आपको बताना कि कौन सा लॉजिकल है स्टेप इस पे। पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस लगाएंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, और डेटा को अरेंज करेंगे, ठीक है, जनरलाइज करेंगे, एंड लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। अगला है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, पहले डिजाइन करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व तैयार करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, और लास्ट में डेटा कंक्लूजन निकालेंगे। प्रॉब्लम फार्मुलाइज, हाइपोथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालाइज, और लास्ट में कंक्लूजन। फार्मुलेशन, प्रॉब्लम फार्मुलेशन, डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल एंड डेटा कलेक्शन टूल्स, फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑर्डर सही है। तो इसमें जो ऑर्डर नंबर 3 है वो देखिए बिल्कुल राइट है। पहले क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम जो है रेडी करेंगे, पता करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, सर्वे इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, हाइपोथेसिस लगाएंगे। हाइपोथेसिस हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, डिजाइन के बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट के बाद डेटा एनालाइज करेंगे, डेटा एनालाइज करने के बाद उसको कंक्लूजन यानी रिजल्ट बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, राइट हो गया। ऐसे ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना तय। अब अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सैम्पलिंग। क्या है आपका, सैम्पलिंग टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में हर दूसरे साल तो पूछा ही गया है। इसमें कुछ नहीं जानना है, बस जो हम आपको बता रहे हैं उसी को आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपका एक क्वेश्चन फंस जाना है। ऐसे ही स्मार्टली आपको क्या करना है, सभी यूनिट को तैयार करना है। तो बेसिकली सैम्पलिंग होता क्या है, सैम्पलिंग क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो है कुछ जो है पॉपुलेशन को लेते हैं, कुछ पॉपुलेशन को क्या करते हैं, होल जो आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, इस होल पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, इन्फर करते हैं, लेते हैं, जो इस सभी पॉपुलेशन की क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या बनाया, चावल बनाया, ठीक है। तो अब चावल में क्या करते हैं कि जब चावल आप पूरा पक गया तो आप इससे 2-4 चावल के दाने निकालते हैं और इसको देखते हैं, तो देखते हैं कि ये पक गया, तो ये मान लेते हैं कि ये भी क्या हो गया होगा, पक गया होगा। तो आपने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को निकाला जो कि क्या कर रहा है, इस सभी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं प्रोबेबिलिटी यानी संभावित, और एक बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी यानी गैर संभावित। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग होती है जिसमें जो आपके होल पॉपुलेशन है, इसमें सभी पॉपुलेशन को शामिल किया जाता है, ठीक है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें पूरे होल पॉपुलेशन को शामिल नहीं किया जाता है। प्रोबेबिलिटी का एक और नाम है रैंडम सैंपलिंग, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट है कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। अभी जब हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए कहाँ से कहाँ उठा के डाला गया है क्वेश्चन, कि वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो क्वालिटेटिव जो है रिसर्च होता है उसमें हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो क्या क्वालिटेटिव में हम प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि प्रोबेबिलिटी में किसका यूज करेंगे,
क्वांटिटेटिव होता है तो क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करेंगे। तो एक आप देखेंगे कि कई टॉपिक को जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्या बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग होती है इसको नॉन रैंडम के नाम से जानते हैं, या ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे आपको जो है, जैसे 4 हमने दिया है क्वालिटेटिव सॉरी प्रोबेबिलिटी के बारे में और 5 दिया है नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में। आपके ये 9 में से 8 को उठा के रख देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा या कभी पूछ लेगा आपसे नॉन प्रोबेबिलिटी। तो आपको बस केवल अंतर याद करना है, कि याद रखना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पहला जो सैंपलिंग होता है वो होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा क्या होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, तीसरा क्या होता है क्लस्टर सैंपलिंग, और चौथा क्या है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये चारों जो सैंपलिंग होते हैं वो किस प्रकार के सैंपलिंग होते हैं, रैंडम सैंपलिंग बोला जाए या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाए। ठीक है, अब इसमें एक और पूछता है कि जो है सिंपल रैंडम का प्रयोग कहाँ करेंगे और स्ट्रेटिफाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल रैंडम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आइए हम आपको बताएंगे कि सिंपल रैंडम का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे ज्यादा से ज्यादा। देखिए सिंपल रैंडम, इसका नाम ही है सिंपल रैंडम। जैसे आप किसी ऐसे एरिया में रिसर्च कर रहे हैं कि जहां पर आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं भाषा के आधार पे, कोई ऐसे एरिया में रिसर्च कर रहे हैं कि जहां पर मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोग हिंदी बोलते हैं और 20 लोग बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर लगभग जो पॉपुलेशन देखा जा रहा है वो एक तरीके का है, वो मैक्सिमम क्या है, हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो आपको पता है कि आप जो है यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, उसमें बहुत ज्यादा समानता पाई जाती है, विषमता नहीं पाई जाती है। तो आप क्या किए कि जो है 10 लोगों पे जो है पूरे एरिया में से जो है क्या किए कि आपने एक लोगों को यहाँ से ले लिया, एक लोगों को यहाँ से ले लिया, एक लोगों को यहाँ से ले लिया, एक लोगों को यहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से जितने भी आपने 10-12 लोगों को यहाँ से चूज किया, ठीक है, तो ये 10-12 लोगों को चूज किया, तो 10 से 12 लोगों से पूछा कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम हिंदी बोलते हैं। तो उसी बेस पे आपने एक अनुमान लगा लिया कि यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्या है, हिंदी ही बोलती होगी, क्योंकि जहां पर पॉपुलेशन में होमोजेनिटी ज्यादा पाई जाती है, समानता ज्यादा पाई जाती है, वहां पे क्या प्रयोग किया जाता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड, पूछता है आपसे, तो स्ट्रेटिफाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कोई एरिया है, ठीक है, एक क्लास है, ठीक है, अब इस क्लास में क्या है कि अंग्रेजी बोलने वाला स्टूडेंट है, हिंदी बोलने वाला है, मलयालम है, कन्नड़ है, जो है मराठी है, गुजराती है, ये 7-8 प्रकार की भाषा बोलने वाले स्टूडेंट हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी है, बहुत ज्यादा विविधता है, तो आप क्या कर देंगे, आपने कहा कि भैया हिंदी वाले इस रो में बैठ जाएं, अंग्रेजी वाले इस रो में, मराठी वाले उसके पीछे। आपने क्या किया कि इसको अलग अलग स्ट्रेटा में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और हर एक स्ट्रेटा से एक लड़के को चूज कर लिया। तो आपको पता हो गया कि ये पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन थी उसके बारे में कोई जानकारी लेनी होगी तो ये आपको बता देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन सभी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। शब्द क्या याद रखना है कि अगर पॉपुलेशन में हेट्रोजेनिटी ज्यादा है तो आप लगाएंगे स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि आप क्या करेंगे कि इसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट जो है भाषा बोलने वाले लड़के थे, तो हमने क्या किया, उसको एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर किस प्रकार का सैंपलिंग का प्रयोग कर लिया, हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग कर लिया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आते हैं और स्ट्रेटिफाइड और रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग कहाँ पे होगा। अब हम जानते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन से आते हैं, इनका आपको नाम याद रखना है। एक होता है कोटा सैंपलिंग, एक होता है स्नोबॉल, एक होता है जजमेंटल, एक होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, एक होता है डायमेंशनल सैंपलिंग। बस आपको सिर्फ नाम यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने हैं कि ये किस प्रकार के आएंगे प्रोबेबिलिटी में या नॉन प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पर इस तरीके से भी आपसे पूछा सकता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए जजमेंटल, कन्वीनियंस, डायमेंशनल, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सैंपलिंग क्वालिटेटिव है। इसीलिए आपको नाम याद रखना है कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है वो क्वालिटेटिव होता है और जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। अगर आप ऐसा नहीं याद करेंगे तो किसी भी किताब में ये लिखकर आपको नहीं दिया जाएगा नीचे कि कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल, जजमेंटल, एक लिस्ट बना दिया जाए कि ये क्वालिटेटिव सैंपलिंग होते हैं।
यहीं पर आपको बता दिया गया है और यहीं से आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से अपना दिमाग लगाकर यहीं से आपको जो है पता करना है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। ये जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर। यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। तो जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, डायमेंशनल है, स्नोबॉल है, क्लस्टर है, कोटा है, स्ट्रेटिफाइड है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो सिंपल है वो नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा। डायमेंशनल क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। क्लस्टर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। कोटा क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। और स्ट्रेटिफाइड भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये जो आपका 2, 3 और जो 5 नंबर है, ठीक है, 2, 3 एंड 5, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एग्जाम्पल हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको डेवलपमेंट कैसे करते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, आपके यहाँ कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो जैसे आप पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस की विशेषताएं, ये सब सारी चीजें आपको क्या होनी है, जानना जरूरी है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं। एक समस्यात्मक या एक जो है ऐसे टेंटेटिव क्या होता है, कथन होता है जिसके बेस पे हम रिसर्च करते हैं। बस इतना ही आपको हाइपोथेसिस के बारे में जानना है। और हाइपोथेसिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस जैसा कि नल, नल का मतलब जिसमें कोई भी संबंध ना हो। जैसे ए है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो ये इससे कम है ना तो ये इससे कम है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यानी दोनों में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं होता है, दोनों सब समान होते हैं, तो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब कोई एक दूसरे से क्या हो, किसी प्रकार से भिन्न हो, यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इस प्रकार का हाइपोथेसिस होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस ये होगा नल और अल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस को हमेशा हम जो लिखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमेशा हम H1 से डिनोट करते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में यही पे दे दिया जाएगा कि H0 क्या है, नल है, अल्टरनेट है, इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त दोनों सही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको H0 से और जो अल्टरनेट होता है उसको H1 से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला क्या है, हाइपोथेसिस टेस्ट। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ये कह रहा है कि इफ बी एक्सेप्ट H0 देन बी आर रिजेक्टेड H1। जैसे हमने मान लिया कि जो है एक हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया, हमने मान लीजिए कि सिंचाई और फसलों के बीच संबंध में हमने मान लिया कि जब इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई जब फैसिलिटी अच्छी होती है, अच्छी करते हैं, तो जो उससे क्रॉप्स होती है यानी जो फसलें होती हैं वो अच्छी होती हैं। हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट मान लिया। ठीक है, तो अब H0 का नल हाइपोथेसिस अगर का मतलब क्या हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हाँ सिंचाई करने से इसमें कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि कोई संबंध नहीं दिखाता है, तो वो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। लेकिन हमने माना कि हाँ सिंचाई करने से फसलें बढ़ती हैं या घटती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि हम H0 को एक्सेप्ट कर लिए, मान लीजिए हम ये मान लिए हैं यहाँ पे कि सिंचाई का इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने से कोई जो है फसलों में परिवर्तन नहीं होता है, ये हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम देन बी रिजेक्टेड H1, यानी अगर हमने नल को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, तो H1 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि जो है ये मान के यहाँ से चलते हैं कि जो आपका इरिगेशन फैसिलिटी है उसको बढ़ाने से सिंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसी पे अपना रिसर्च स्टार्ट करेंगे, तो बाद में कुछ भी आए लेकिन इसको हमें रिजेक्ट ही करना है। किसको रिजेक्ट करना है कि इरिगेशन बढ़ाने से किसी प्रकार के फसलों पे जो है परिवर्तन होगा, ये हमको नहीं मानना, बल्कि मानना क्या है, H0 को मानना है। जब आप सिंपल से वे में जानिए कि H0 को जब आप मानेंगे तो इसको H1 को रिजेक्ट कर देंगे।
एंड देन जब कभी भी आप जो है H0 को रिजेक्ट करेंगे तो एक्सेप्ट किसको करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे। यदि हमने ये मान लिया कि हमने अपना रिसर्च स्टार्ट किया H0 को रिजेक्ट करके, H0 क्या है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम पहले से मानते हैं कि दोनों में संबंध है, तो जब हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो ये मान लेंगे, तो लास्ट में H1 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये दोनों आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। और हमेशा ये भी याद रखना है, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हम अपनी जो है रिसर्च है वो किस पे स्टार्ट करते हैं, H0 पे कि H1 पे, तो हमेशा हम इसको स्टार्ट करते हैं H0 पे, यानी नल हाइपोथेसिस से हमेशा आपकी रिसर्च स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। और अगला क्या है, अगला यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो हाइपोथेसिस एरर से पूछा गया है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में दो प्रकार का एरर होता है, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या है कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, यानी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन फिर भी उसको आपने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो वो हो जाएगा टाइप 1 एरर। और अगर कहीं आपने एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, और कहीं पर आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिए हैं जबकि वो क्या था, फॉल्स था। तो हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है जबकि वह सही था, तो ये क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। और आपने क्या कर दिया है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है जबकि वो क्या था, गलत था, तो ये होगा आपका टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर जो होता है ये महा एरर इसको बोला जाता है। यहीं से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप 1 एरर क्या होता है। तो टाइप 1 एरर क्या होगा कि जब नल हाइपोथेसिस सही था फिर भी आपने रिजेक्ट कर दिया है। और टाइप 2 एरर क्या होता है, जब नल हाइपोथेसिस जो है सही नहीं था, गलत था, फॉल्स था, फिर भी आपने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये था आपका क्या, हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स बचते हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे डेटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे, प्राइमरी डेटा क्या होगा उसके कुछ एग्जांपल आपको याद करने हैं, सेकेंडरी डेटा के एग्जांपल याद करने हैं, ठीक है। और कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी याद करने, जैसे टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है, कौन सा नान है, उसी इस सब के एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, तब भी आपका, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिया और उसमें एक स्टेटमेंट डाल दिया है, ऐसे मान लीजिए डाल दिया कि क्या टी टेस्ट जो है पैरामेट्रिक जो है टेस्ट है, तो आपको पता है कि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको नहीं याद आ रहा है, तुरंत इस ऑप्शन को देखिए कि किस किस ऑप्शन वाले में विकल्प में दिया है, जिसमें ना दिया हो ठीक है उसको बाहर कर दीजिए, जिसमें दिया हो उसको अंदर रखिए। तो इससे भी आपका क्या होता है, काम हो जाता है। हमेशा आप इसी स्मार्टनेस के साथ और इसी एलिमिनेशन मेथड के साथ क्या कीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए, तो आप जरूर से जरूर फर्स्ट पेपर में अच्छा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि इसमें आप रट के और ये सोचेंगे कि हम इसमें जो है जो अभी रिसर्च करने से पहले रिसर्च कर डालें, तो ये ऐसा आपके बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत ही नया होता है। और बिल्कुल डरने की बात नहीं, अगर आप कीवर्ड से एलिमिनेशन मेथड आज से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए तो आपका ज़्यादा जो क्वेश्चन सही जाने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इसमें कुछ और टॉपिक्स बचे हैं जिसको आप लोग देख लीजिए, जैसे हमने बताया डेटा कलेक्शन हो गया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हो गया, और जो ये कॉन्फ्रेंस कोलोकियम ये वाला टॉपिक अगर नहीं आता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट होता है रिसर्च एथिक्स, ठीक है। रिसर्च एथिक्स क्या है कि आप जब रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ एथिकल वैल्यू होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होता है कि किसी रिसर्च किसी थीसिस से आप तो नहीं चुरा रहे हैं चीज़ों को, थीसिस से चुरा रहे हैं तो क्या उसको जो है हम नाम दे रहे हैं उसका कि नहीं दे रहे हैं, यही सारी बातें क्या करनी होती हैं। रिसर्च डेटा जो है कलेक्शन के दौरान आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है कि 1 मीटर है तो आप 2 मीटर लिख रहे हैं क्या, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। हमेशा रिसर्च एथिक्स का प्रयोग जो है डेटा कलेक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी बातें जब आप देखेंगे, आप को याद रहेंगे टॉपिक्स, तो आपके क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएंगे, एग्जाम में हैंडल हो जाएंगे। आप घबराएंगे, आप सोचेंगे हमें सारे ऑप्शन आए, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो ये एक छोटा सा जो है आपका लेक्चर था, तो आप लोग इसको देखिए, इसका फायदा लीजिए। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ, जो है ऑल द बेस्ट।